नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन के बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, CFO अपना पैसा.com। नमस्कार, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है कार्यक्रम में बलवंत साहब। और देखते हैं क्या कुछ खास रहने वाला है। व्यूअर्स की तरफ से जो क्वेरीज हैं जिनको इंक्लूड कर रहे हैं उसमें कार लोन सेंट्रिक कुछ इश्यूज हैं, इसका जायजा लिया जाएगा। एजुकेशन लोन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए चाहिए, इसको हम चेक करेंगे। साथ ही लैब एक इंडिविजुअल हैं जिनको कुछ एक्सपीरियंस है, डेंटल क्लिनिक में उन्होंने काम किया है, इस रिलेटेड उन्होंने कोर्स भी किया हुआ है, लेकिन अब अपना खुद का वो लैब सेटअप करना चाह रहे हैं, तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे इनिशियली। आगे चलते हुए कई और प्रश्न हैं, उनको भी हम कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और हम भी उसको बताते हैं, शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपने प्रश्न हमें मेल कर सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर। SMS के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो डिटेल्स हमें 57575 पर SMS कर सकते हैं। पहले मोबाइल के मैसेज बॉक्स में कर्ज लिखिएगा, क्योंकि बातचीत लोन के बाजार पर हो रही है। पहला प्रश्न इंक्लूड कर रहे हैं, वो दिल्ली से है और ये प्रश्न राजगुप्ता जी का है। आपका स्वागत है। आपने इसे मेंशन किया है कार लोन की आपकी रिक्वायरमेंट है और आपको ये 4.5 लाख का जिस तरह से कार लोन चाहिए। आपने मेंशन किया हुआ है अपने प्रश्न में कोटक महिंद्रा बैंक को आपने अप्रोच किया। ये समहाउ ये जो गारंटर की बात हो रही है, क्या आप कोई गारंटर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं? जी नहीं है सर, मेरे पास गारंटर है ऑलरेडी, बट मैंने सोचा कुछ अपने से कुछ करके लोन अगर सैंक्शन हो जाता है तो ठीक है। लेकिन उसने 4 लाख लोन तो सैंक्शन हो गया मेरा, बट उसका बाद में कि जब हम कार लेने की बारी आई तो कहने लगा कि आपको एक गारंटर की जरूरत पड़ेगी, जिसका अपना दिल्ली में घर है, उसका पैन कार्ड, पहचान पत्र और आपका बिजली का बिल। मैंने कहा कि ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन अगर ऐसे हो जाता है तो बता दो। तो कहते हैं कि उन्होंने उसको होल्ड कर दिया। उसके बाद मैंने दोबारा इसकी इंक्वायरी करा तो वो कह रहे हैं कि आपको ना वो जो देना होगा आपको। तो आप ये मुहैया प्रोवाइड आप करा सकते हैं, गारंटर आप उसका इंतजाम कर सकते हैं या मुश्किल है आपके लिए? के लिए मैंने उनको बोला था, लेकिन आपका एक रोज मैं प्रोग्राम देखता हूँ तो मैंने सोचा आपसे सजेशन ले लूं कि आपको राय दिलवाते साहब, क्योंकि ये बैंक का प्रेरोगेटिव रहता है, बैंक की कॉल है, उनकी अपनी फॉर्मेलिटीज हैं, बैंक टू बैंक वेरी करता है। कुछ बैंक इसके बिना भी कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। वो कस्टमर टू कस्टमर जिस तरह से जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो पूरा प्रोफाइल देखते हुए इस पर कॉल लेते हैं। बलवंत साहब, ऐसे केस में अगर ये गारंटर प्रोवाइड कर सकते हैं, इनको मुश्किल नहीं है तो इनको वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दें, तो मतलब वो उस तरह से इन्हीं के लिए बेटर रहेगा और वो प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि एक ज़माना था जब कोई भी आप लोन लो तो आपको 2 गारंटर प्रोवाइड करने पड़ते थे। आजकल लेंडर्स ने वो गारंटर के लिए इंसिस्ट करना छोड़ दिया है, पर चूंकि गुप्ता जी की बात से ऐसा लग रहा है कि उनका खुद का मकान नहीं है दिल्ली में, तो इस ऐसे केसेज में कुछ जो लेंडर्स है वो इंसिस्ट करते हैं कि वो गारंटर भी प्रोवाइड करो, जिससे थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट लेवल आ जाता है लेंडर को। पर ऐसा जरूरी नहीं कि आप इनको कोई दूसरा भी लेंडर भी गारंटर के लिए इंसिस्ट करेगा। तो अगर ये दूसरे बैंक को भी अप्रोच कर सकते हैं और हो सकता है बिना गारंटर के भी इनका लोन सैंक्शन हो सकता है, अगर ये कंफर्टेबल नहीं है कोई गारंटर का गारंटी फर्निश करने की। जी, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ा चुके हैं और अगर ये यहाँ पे गारंटर प्रोवाइड कर सकते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज दूसरे ऑप्शंस भी ये तलाश सकते हैं। बलवंत साहब, यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ सही बात है। अभी वापस कौन एक से पढ़ना सीखेगा? अभी आधे से ज़्यादा तो इनका प्रोसेस हो गया है। सिर्फ मेरे को लगता है सिर्फ गारंटर प्रोवाइड करना ही बाकी है और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको कोई कॉस्ट तो आने वाली है नहीं है गारंटर प्रोवाइड करने में। तो मेरे हिसाब से इंस्टेड ऑफ दूसरा कोई लेंडर ढूंढने से इसी जो कोटक महिंद्रा से ही लोन ले लें और गारंटर प्रोवाइड कर दें। जी अच्छा, अगले प्रश्न पर मूव करें उससे पहले गारंटर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम टच कर लेते हैं, क्योंकि कई बार इंडिविजुअल्स किसी के कहने भर से, किसी की जान पहचान में गारंटर बन जाते हैं, बाद में कई बार इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे चेक करना चाहें, जो लोग गारंटर बनते हैं, आपको लगता है उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी का ये काम है? ऐसा नहीं कि बस आप इसको भर दें, इस तरह से इस प्रोसेस के आगे बढ़ें, क्योंकि जिसके नाम पर लोन है अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो फिर उसके बाद गारंटर की भी जिम्मेदारी उसमें रहती है। सौरभ जी, आप एकदम सही बताए। लोग नॉर्मली जैसे गारंटर बनना समझते हैं जैसे कोई बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, पर इसकी बहुत इंट्रोडक्शन दे रहे हैं मतलब, पर इसकी जो गारंटर बनने की इम्प्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर जैसे जो बोरोअर है वो अगर पेमेंट नहीं करता है तो जो लेंडर है वो गारंटर से भी वो पैसा रिकवर कर सकता है। पर इसके अलावा जो गारंटी देता है उसकी जो
खुद की जो विड्रॉएबल पावर जो सिस्टम से है वो उस हिसाब से रिड्यूस हो जाती है जितनी उन्होंने गारंटी और किसी के लोन के लिए फर्निश कर रखी है। तो उनकी भविष्य में अगर जैसे जो गारंटर है अगर उनको कहीं लोन लेना है तो उन्होंने जितने की गारंटी दे के रखी है वो भी कंसीडर की जाती है और उसके बाद में उनका जो बैलेंस अमाउंट है उतना लोन मिलेगा उनको। जी, तो राजगुप्ता साहब, ये आपको विस्तार पूर्वक इसके सभी पहलुओं को आपके समक्ष रखा गया है। इसके हिसाब से आप एक कॉल ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न रायपुर से है और ये प्रश्न आशीष गोस्वामी जी का है। वो इस समय लाइन पर हैं। इनका प्रश्न है, ये लैब सेटअप करने में इंटरेस्टेड हैं। अच्छी बात है आशीष साहब। हम देख रहे हैं आपने मेंशन किया है कि आपने इस फील्ड में स्पेसिफिकली ये डेंटल टेक्नीशियन में आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है। आपको इस फील्ड का कितना अनुभव है? आपने कितना काम किया है इस फील्ड में? ये 2 साल का अनुभव भी हम स्क्रीन पर इनफैक्ट देख रहे हैं जो आपने प्रश्न भेजा हुआ है। तो ये आप बता पाएंगे क्या एग्जैक्टली आपका पूरा प्लान है? ये जो लैब सेटअप करने की सोच रहे हैं, इसको लेकर क्या पूरा आपने अपना प्लान बनाया है? इनसे लग रहा है संपर्क हमारा प्रॉपर्ली स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। बलवंत साहब, आप इनको कैसे समझाएंगे? ये जैसे आप खुद का बता रहे हैं ये लैब सेटअप करने की सोच रहे हैं, इन दैट केस ये बता भी रहे हैं इनको कुछ एक्सपीरियंस भी है इसी क्षेत्र का, जैसे इन्होंने इसमें काम किया हुआ है। अब ये पूरा जो प्लान है और जिसके लिए ये स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं, इनको अब लोन की रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट 10 लाख की, इसको कैसे ही आगे लेकर मूव कर सकते हैं? देखिए सौरभ जी, ऐसा है गोस्वामी जी के पास में 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन तो है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है इसके तहत ये अगर अप्लाई करें और ये जो खादी ग्रामोद्योग है उनके थ्रू जाए तो इनको जो जितनी इनको लोन चाहिए उसका 90% तक लोन मिल जाएगा। और अगर ये रूरल एरिया में तो 25% तक की सब्सिडी मिलती है और अगर अर्बन एरिया में तो 15% का सब्सिडी भी मिलेगा। और परंतु अगर जैसे वहाँ से नहीं हो पाता है तो इनको अपनी जो यूनिट है, जो भी नाम से ये बिजनेस करना चाहते हैं, उसको एज एन एसएमई रजिस्टर करवा देना चाहिए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में। तो ये जो एसएमई को जितनी भी लैंडिंग होती है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में गिनी जाती है आरबीआई की डेफिनेशन में। और ये जो लैंडिंग 10 लाख रुपए तक का तो जो लोन है वो पूरा का पूरा मतलब बिना कोलेट्रल के वो लेंडर दे सकते हैं और 80-85% तक का गारंटी इनको जो ट्रस्ट फंड है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड है, वहां से मिल जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। पर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में इनको चूंकि सब्सिडी भी मिलती है तो पहले वो ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए। अच्छा, जैसे ये जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इसमें जो लैंड की कॉस्ट होगी उसको तो ये नहीं शामिल कर सकते हैं, मतलब उसके लिए तो लोन नहीं अवेलेबल होगा। ये जो होगा ये प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिकली होगा जिसके लिए करना चाह रहे हैं। हाँ, ये सही बात बताई सौरभ जी आपने। एक तो लैंड की कॉस्ट नहीं गिनी जाएगी और ये जो लोन है वो सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो वर्किंग कैपिटल के लिए अगर इनको लोन चाहिए तो वापस एज एन एसएमई ही अप्लाई करना पड़ेगा बैंक को। राइट। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ये ऋषिकेश से प्रश्न है। विजय जी इस समय प्रश्न के साथ मौजूद हैं। एजुकेशन लोन ट्रेक इनका ये प्रश्न है और ये मेंशन कर रहे हैं स्पेसिफिकली इनको ये 3 लाख के कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए एजुकेशन लोन इतना इनको चाहिए। आप इस लाइन पर हैं विजय जी? सॉरी सर, जी, आप ये बता पाएंगे हमें, ये जो आप एनिमेशन कोर्स करने के लिए बात कर रहे हैं ये कहाँ से करने की सोच रहे हैं, आप बताएंगे प्लीज? सर ये नोएडा है। अच्छा, तो ये मतलब ये रेगुलर कोर्स होगा या मतलब किस तरह से इसको? रेगुलर है। हाँ जी, रेगुलर। ओके, वहाँ एडमिशन हो चुकी है? यस सर। इससे पहले क्या किया है आपने? सर पीजी है। हाँ जी, पीजी मास्टर। ओके, आपको राय दिलवाते हैं। आपने क्या किसी बैंक को अप्रोच किया लोन के लिए? सर नहीं, अभी सिर्फ राइट। आइए हम आपको राय दिलवाते हैं। बलवंत साहब, आप इनको कैसे समझाएंगे? ये जैसे कह रहे हैं जो रेगुलर कोर्स के थ्रू करना चाह रहे हैं वो रिकॉग्नाइज है, उसको मान्यता प्राप्त है और बाकी फॉर्मेलिटीज अगर कंप्लीट होती हैं तो जैसे 4 लाख से कम का ये लोन है तो विदाउट कोलैटरल, मतलब ये कैसे इसको आगे पुश कर सकते हैं? देखिए सौरभ जी, ऐसा है, विजय जी को जो लोन चाहिए क्योंकि 4 लाख से कम चाहिए तो न तो इनको कोई कोलेट्रल देना पड़ेगा और मार्जिन मनी भी नहीं देनी पड़ेगी। मतलब जितना भी कोर्स का कॉस्ट है उसका 100% इनको फाइनेंस मिल जाएगा। तो आजकल जितनी भी बैंक एजुकेशन लोन देती है उनके जो फॉर्म्स वगैरह है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ये ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। परंतु जब प्रोसेस आगे लोन एप्लीकेशन जब आगे प्रोसेस होगी
तो इनका जो कोर्स है, कोर्स की डिटेल देनी पड़ेगी। जो इंस्टीट्यूशन में उन्होंने दाखिला लिया है वो दाखिला हो गया है उसका कंफर्मेशन चाहिएगा। इनकी जो फोटो आइडेंटिटी है, इनके पुराने जो एजुकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो, और इनके रेसिडेंस का प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा। तो इनके पेरेंट्स की जो इनकम वगैरह वो कंसीडर लेंडर करते नहीं है 4 लाख से कम तक के लोन पे। राइट और वो इंस्टीट्यूशन जो है वो रिकग्नाइज्ड है, सारी फॉर्मेलिटीज इस तरह से होती हैं। बलवंत साहब, हम ब्रेक के लिए रोकना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक संक्षेप में आपसे रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि रेगुलर कोर्सेज के लिए तो अवेलेबल है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग का जो माध्यम है वो भी काफ़ी पिकअप हो रहा है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, काफ़ी एम्प्लॉयज़ काम करते हुए उस तरफ बढ़ते हैं, और एम्प्लॉयज़ के लिए भी वो बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि एम्प्लॉय जिस तरह से ग्रो करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है। लेकिन समहाउ इनके लिए एजुकेशन लोन अगर मिल सके, आपको लगता है, हालांकि रेगुलर कोर्सेज के मुकाबले फ़ी कम रहती है, लेकिन फिर भी डिस्टेंस लर्निंग कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के लिए भी क्या इस तरफ भी विचार होना चाहिए लोन देने के लिए? वैसे फिलहाल तो जो डिस्टेंस लर्निंग के जितने कोर्स है उसके लिए एजुकेशन लोन के प्रोविजन की तो कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु मेरे हिसाब से चूंकि बहुत सी इंस्टीट्यूशंस डिस्टेंस एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही है, तो मेरे हिसाब से आईबीए को कंसीडर करना चाहिए और उनके लिए भी एक अलग से स्कीम बनाना चाहिए, जिसमें जो डिस्टेंस एजुकेशन डिस्टेंस लर्निंग जो कर रहे हैं उनको भी एजुकेशन लोन मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि इसके ज़रिए ये जो इंक्लूसिव जो ग्रोथ की बात होती है उनको भी, क्योंकि दूर दराज के इलाके से भी डिस्टेंस लर्निंग के ज़रिए लोग आ रहे हैं, तो एक ही माध्यम रह सकता है। फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अभी जिस तरह से आज बातचीत लोन के बाजार पर हो रही है, कुछ प्रश्नों को अभी हमने शामिल किया है। ब्रेक के उस पार कई और प्रश्न है, सिविल सेंट्रिक क्वेरी है, इसका जायजा लेंगे, होम लोन के ऑफर्स जो मार्केट में है और जो इंटरेस्ट रेट साइकिल जिस तरह से मूव कर रही है, इसके मद्देनजर किस तरह से आप आगे बढ़ें, इस पर बातचीत होगी। और पर्सनल लोन सेंट्रिक क्वेरी का आई है, एक टीचर है उनकी तरफ से इनका के सवाल है, इसका भी हम जायजा लेंगे। हम कुछ ही देर में लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। बातचीत हो रही है लोन के बाजार पर, शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से बलवंत जैन साहब। अगला प्रश्न सीधे शामिल करते हैं। ये प्रश्न आ रहा है हावड़ा से, एनके सिंह साहब इस समय लाइन पर हैं। सिंह साहब, आपका स्वागत है। सिबिल के बारे में क्या जानना चाह रहे हैं आप, प्लीज बताएं। जी, मैं जानना चाहता हूँ सिबिल क्या है और उसकी क्या एक्टिविटीज है। सिबिल, ओके, ये किस तरह से पूरी इसकी प्रोसेस, की प्रणाली क्या वर्क करती है, इसकी काफ़ी अहमियत रहती है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप किस तरह से डील करते हैं बैंक से, किसी प्रकार से कोई लोन लेते हैं, कुछ भी, इसका अच्छा रिकॉर्ड होना बेहद ज़रूरी है। ना केवल जिस बैंक के साथ आप डील कर रहे हैं, इन फ्यूचर आगे भी चलते हुए सब कुछ स्मूथली चले, इसके लिए अच्छा रिकॉर्ड रखना बेहद ज़रूरी है। किस तरह से पूरा वर्क करता है प्रोसेस, बलवंत साहब आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे किस तरह से इसमें पूरे जो रिकॉर्ड्स हैं इसको कैसे मेंटेन किया जाता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। बलवंत साहब, देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो सिंह साहब का क्वेरी है कि सिबिल क्या है, तो सिबिल रिपोजिटरी है डेटा का, जो क्रेडिट सिस्टम है, जिसमें जैसे किसी ने लोन लिया है, किसी ने क्रेडिट कार्ड लिया है, तो जितने भी लेंडर है, बैंक से है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो वो जितने भी अपने जो बोरोअर्स है उनके रीपेमेंट के जो डेटा है वो पीरियडिकली ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो से के साथ शेयर करते हैं। सिबिल उनमें सबसे लीडिंग है। तो जब भी किसी लेंडर को किसी को लोन देना हो, तो जैसे डॉक्टर आजकल पहले आपको पैथोलॉजिकल टेस्ट से टेस्ट कराने को बोलते हैं, वैसे वो बैंक है वो भी आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसके बारे में डिटेल है ना, वो सिबिल से मंगवाते हैं। तो ये चूंकि जितने भी लेंडर है वो अपना डेटा ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो से शेयर करते हैं, तो सब जितने भी लेंडर, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके सबके कंसोलिडेटेड डेटा है ना, इस सिंगल बोरोअर के अवेलेबल हो जाते हैं। फिर जो जिनको लैंड करता है उनको, तो उनको आइडिया आ जाता है कि ये जो जिसने लोन के लिए अप्लाई किया या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, उसका पास्ट हिस्ट्री कैसा है, उसका रीपेमेंट ट्रैक कैसा है, उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सकते हैं कि इनको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये एग्जैक्ट अपनी जो मेडिकल डायग्नोसिस है वैसा ये फाइनेंशियल डायग्नोसिस है। और
ये सिबिल के रिकॉर्ड का बहुत महत्व है। अगर आपका पेमेंट डिले हो गया है या अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया है तो वो जो फैक्ट है वो सिबिल के रिकॉर्ड में 7 साल तक रहता है, और जब भी कोई लेंडर डिटेल मंगवाएगा तो वो उसको अवेलेबल होता है। तो जितने भी बोरोअर है जो आज की तारीख में क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या जो लोन सर्विस कर रहे हैं, उन सबको मेरा सुझाव रहेगा कि उनको जो अपना पेमेंट है वो टाइम टू टाइम करना चाहिए। और वंस इन अ वाइल, जैसे हर एक साल में जाके आपको खुद का हेल्थ चेकअप करवाने का डॉक्टर राय देते हैं, इसी तरह से आपको खुद का भी अपना जो सिबिल का रिपोर्ट है वो साल 2 साल में एक बार मंगवा देना चाहिए, उसे चेक कर लेना चाहिए। अगर उसमें कोई गलत एंट्री हो तो सिबिल के साथ में वो इश्यू आप ले सकते हैं, और जो बैंक के जिन्होंने गलत रिपोर्टिंग की है उससे ले सकते हैं। तो भविष्य में आपको जब कभी भी लोन लेना है तो आपको कम से कम इतना टाइम कट हो जाएगा, तो ये डिले नहीं होएगा। एब्सोल्युटली। तो इस तरह से ये पूरा ये वर्क करता है, और इसका अच्छा रिकॉर्ड होना आपके लिए अभी के लिए भी और आगे के लिए भी बेहद ज़रूरी है, ताकि आप जब भी बैंक फाइनेंस में डील करें तो वो आपके लिए वो अच्छा रिकॉर्ड आगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और इंडिविजुअल जैसे इसको एक्सेस भी कर सकते हैं, उसका एक जरिया है। तो इस तरह से आप इसके तहत आगे बढ़ें। अगला प्रश्न गोवा से है, ये प्रश्न नितिन जी का है, और ये होम लोन की जो तमाम ऑफर्स हैं उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। इन्होंने मेंशन किया है इनको लोन की रिक्वायरमेंट भी है। आपका स्वागत है नितिन साहब। आपने जिस तरह से बताया ये आप होम लोन लेना चाह रहे हैं, ये आप हमें बता पाएंगे आप का खुद का काम है या आप कहीं पर काम जॉब करते हैं? आप लाइन पर हैं इस समय मिस्टर नितिन। इनसे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने की हम कोशिश करेंगे। ये गोवा से इस समय लाइन पर थे, लग रहा है इनसे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो गया है। आप प्लीज बताइए आप क्या जानना चाह रहे हैं नितिन साहब? लग रहा ड्राइव कर रहे हैं ये कुछ समय, बट हम इस पर इनको राय दिलवाने की कोशिश करते हैं। जो इनका ये प्रश्न है, इन्होंने स्पेसिफिकली जिस तरह से मेंशन किया है होम लोन की रिक्वायरमेंट है। अब इनका अगर ये कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कहाँ पर सैलरी अकाउंट है या कैसे इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, या पहले कभी लोन लिया है या अभी कोई रनिंग लोन है, स्मूथली चल रहा है नहीं चल रहा है, हम इनसे और डिटेल्स अभी नहीं चेक कर पाए हैं, लेकिन समहाउ जो हमारे पास सीमित डिटेल्स स्क्रीन पर इस समय हम देख पा रहे हैं। इसमें बलवंत साहब आप इनको कैसे राय देंगे? ये जो होम लोन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस समय प्रेजेंट मार्केट में जो सिनेरियो है, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स की जो मूवमेंट है अभी हमने देखा है, आरबीआई की पॉलिसी में इसमें स्टेटस को रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन आगे चलते हुए अगर इसमें ऐसे डिप होता है तो फिर किस तरह से इनको ये प्लान करना चाहिए? अगर हम ये मानकर चलें कि बाकी सब जो फैक्टर्स हैं वो एकदम स्मूथ हैं, तो इनको किस तरह से इस पर कॉल लेनी चाहिए? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि भले ही आरबीआई ने अब की बार रेट कोई चेंज नहीं किया, पर जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो सॉफन होने की तरफ है। तो जब इंटरेस्ट रेट साइकिल सॉफन होने की तरफ हो तो हमेशा व्यक्ति को फ्लोटिंग रेट का ही लोन लेना चाहिए। और चूंकि आज की तारीख में होम लोन पे जो फ्लोटिंग रेट पे जो फ्लोटिंग लोन पे जो इंटरेस्ट है और जो फिक्स पे है, फिक्स पे प्रीमियम है, फिक्स पे 1-1.5% ज़्यादा लगता है। और जब भी बेस रेट कम हो जाती है बैंक की, तो वो फिक्स रेट वाला जो लोन है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होती है। तो इनको तो फ्लोटिंग रेट वाला ही लोन लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से फ्लोटिंग में आजकल 30 लाख तक का जो लोन है उस पर 10.5% का रेट है, और 30 लाख के ऊपर है उनको उस पर 10.75 करीब सब बैंक की रेट है। अगर इनका जो पुराना अगर रीपेमेंट हिस्ट्री वगैरह अच्छा है तो इनको 10.5 30 लाख तक का चाहिए, तो और 11.25 से ज़्यादा का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना ही नहीं चाहिए, और उनको देना भी नहीं चाहिए उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट। राइट। और अगर आपका कोई लोन जो रनिंग है तो फिर आप ये मान के चलिएगा जो आपकी अर्निंग है, मतलब 50% राउंड अबाउट EMIs दोनों लोन्स की कंबाइन होकर उस फॉर्मेट में ही जाएंगी, उससे तक नहीं। लेकिन फिर भी जो ऑफर्स हैं हम स्क्रीन पर आपके समक्ष रख रहे हैं, इस तरह से ये कुछ ऑफर किया जा रहा है। और जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट साइकिल है जिसमें आगे चलते हुए नरमी रह सकती है, अभी फिलहाल तो इसको एज इट इज़ बरकरार रखा गया है, तो उसके तहत आप जिस तरह से रणनीति बनाएं वो आपके समक्ष रखी गई है। हम फिलहाल एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बातचीत लोन के बाजार पर हो रही है। होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, एजुकेशनल लोन सेंट्रिक क्वेरीज को हम इंक्लूड कर रहे हैं। आप कार्यक्रम देख रहे हैं, देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्रश्न और सजेशन हमें मेल कर सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर। इसको हम और कैसे इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं आपके लिए, तो आप हमें अपने प्रश्न भी भेजिए और सुझाव भी इस email ID पर, और SMS के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो डिटेल स्क्रीन पर होंगी। ये SMS के जरिए आप इस तरह से शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आखिरी सेगमेंट के साथ जल्दी लौट कर आते हैं।
वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट है, कुछ और प्रश्नों को आइए हम शामिल करते हैं। अगला प्रश्न जो हम इंक्लूड करेंगे वो मध्य प्रदेश से है। ये प्रश्न दीपक जी का है। आइए देखते हैं क्या जानना चाह रहे हैं। ये पर्सनल लोन संबंधित इनका सवाल है। ये खुद टीचर हैं और इन्होंने मेंशन किया है अपनी जो इनकी आय, ये स्क्रीन पर है। ये अब जानना चाहते हैं बलवंत साहब, ये सैलरी स्लिप के आधार पर पर्सनल लोन क्या मिल सकता है? अब पर्सनल लोन में इन्होंने ये जो अपनी आय मेंशन की है, एक तो बात ये है, अब ये जिस तरह से इस प्रोफेशन में और जहाँ पर ये जॉब कर रहे हैं, इनफैक्ट कितने समय से हैं, काफ़ी सारे और फैक्टर्स भी हैं, लेकिन समहाउ ये जो इन्होंने पैकेज बताया है, इसमें लेंडर्स क्या कंफर्टेबल फील करेंगे? मतलब ये किस तरह से इसको आगे लेकर बढ़ सकते हैं? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जैसे उनकी जो सैलरी, नेट सैलरी जो 7,000 रुपया है, तो जो पर्सनल लोन के जो क्राइटेरिया है कम से कम इनकम का, वो कोई भी लेंडर के क्राइटेरिया में फिट बैठते नहीं है, तो इनको पर्सनल लोन तो नहीं मिल सकता। परंतु अगर उनको पैसे की ज़रूरत हो तो इनके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो गोल्ड लोन ले सकते हैं। इनके पास जो भी गोल्ड ज्वेलरी वगैरह हो, तो वो ये जो गोल्ड लोन देने वाले हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस है, मन्नापुरम में, दूसरी बहुत सारी बैंक्स वगैरह भी है, सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक और ट्रावनकोर है, ये एक्टिव है, तो अपना सोना ले जाके उनको दिखा सकते हैं और वो देखने के बाद उनको बता सकते हैं कि इस सोने का वैल्यू कितना है और उसके सामने मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है। आज जैसे आरबीआई ने अभी रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि 60% से ज़्यादा तो वैल्यू का लोन दे ही नहीं सकते, तो 60% तक मिलेगा। परंतु जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% से लेके 24%, 25% तक है। तो जितना पर ग्राम ये लोन ज़्यादा लेंगे, उतना ज़्यादा उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो इस तरह से ये आपके लिए राय है। आइए हम आखिरी प्रश्न आज के शो का इंक्लूड करेंगे। ये प्रश्न होम लोन के इंश्योरेंस सेंट्रिक सवाल है और ये प्रश्न चंडीगढ़ से है, राजीव गुप्ता जी का, मेल के जरिए है। स्क्रीन पर यहाँ इसको हम चेक करते हैं, फिर उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने मेंशन किया है इनका 15 साल के लिए इन्होंने 35 लाख का ये होम लोन लिया, जिसकी EMI ऑलमोस्ट 37,000 है। अब उसके इंश्योरेंस के लिए बढ़ना चाहते हैं। ये नो डाउट एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो एक घर है सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में शुमार रहता है, और फिर ऑब्वियसली जब इसके लिए लोन लिया हुआ है तो उस लोन की अपने आप में एक बड़ी लायबिलिटी है। अब उस लायबिलिटी को कवर करना बेहद ज़रूरी है और ये सही दिशा में सोच रहे हैं इंश्योरेंस के लिए। बलवंत साहब, इस अहम पहलू को आप किस तरह से रखेंगे, क्योंकि आजकल काफ़ी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंश्योरेंस को लेकर, तो कैसे इसको कवर करना चाहिए? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा राजेश जी को। वो एकदम सही लाइन पे सोच रहे हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे जाने के बाद में कम से कम मेरे परिवार वाले लोग, जो मेरे पे लोग निर्भर हैं, उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। और कोई भी नहीं ये चाहेगा कि जिस घर में वो रह रहे हैं उस घर से बेदखल कर दिया जाए उनके फैमिली मेम्बर्स को। तो हर एक व्यक्ति के लिए जो लोन है उसके बराबरी का इंश्योरेंस लेना एकदम जरूरी है और मैं एडवाइजेबल समझता हूँ। वैसे कई जो लोन देने वाली कंपनी है उनका इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप होता है और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी देते हैं, पर मेरा सुझाव रहेगा कि वो रिलेटिवली ज़्यादा महंगी होती है। मेरा सुझाव रहेगा कि आजकल ऑनलाइन बहुत सारे टर्म इंश्योरेंस अवेलेबल है, तो आईवीवा का जो टर्म इंश्योरेंस है उनको 35 लाख का लोन है तो 35 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, और जैसे टर्म 15 साल का है तो 15 साल के लिए उनको लेना चाहिए। ये इंश्योरेंस पॉलिसी आइटम ऑनलाइन खरीदना चाहिए। तो अगर 15 साल के दौरान अगर कुछ हो गया तो ये पैसा वो इनके फैमिली मेंबर्स है वो बैंक को दे सकते हैं। अच्छा बलवंत साहब, जिससे उनका लोन पूरा जी, जैसे आपने बताया, ये राउंड अबाउट जैसे कहा जाता है, एक थंब रूल रहता है कि ऑलमोस्ट जो भी इनका एनुअल पैकेज है उसका 8 to 10 टाइम्स तो ले ही ले, प्लस साथ में जो लायबिलिटीज हैं उसको भी कवर करते हुए ये टर्म प्लान के लिए आप मतलब बताना चाहेंगे इस तरह से इसको लेकर बढ़े, वो एक थोड़ा चीपर ऑप्शन रहेगा जो ऑनलाइन का रहेगा? नहीं, सही बताया आपने कि जैसे जो आप 8-10 गुना कह रहे हैं, मैं तो 10-12 गुना कह रहा हूँ। जो आपकी इनकम है उसका 10-12 गुना, इसके अलावा जो आपके कोई लोन एग्जिस्टिंग है वो आप ऐड कर लीजिए, और इसके अलावा जो आपके पास टेंजिबल असेट है, आपका जो घर है, आपकी जो पर्सनल ज्वेलरी है वो छोड़ दीजिए। इसके अलावा जितना भी है उसका आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। पर मैं बात कर रहा था इसके स्पेसिफिक होम लोन से लिंक करके इंश्योरेंस लेने की। तो एक बात तो हो गई है जो लाइफ इंश्योरेंस लेने की। इसके अलावा भी मेरा सुझाव रहेगा कि इनको क्रिटिकल इलनेस भी खरीद लेना चाहिए। आईवीवा का अभी ऑनलाइन आया है, तो उसमें क्या होता है, अगर सपोज कोई बॉडी अपना मेजर ऑर्गन फेलियर हो गया, कैंसर हो गया, जिससे आप जिंदा तो है पर आप कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, तो उस हालत में भी आपको अपनी EMI तो भरनी ही पड़ेगी। तो क्रिटिकल इलनेस
के केस में क्या होता है कि जैसे ही आप पर्टिकुलर जो डिजीज है उसका डायग्नोसिस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना पैसा, जो इंश्योरेंस है उसका उतना पैसा दे देती जी है। तो बलवंत आप साहब। जैसे अगर जो लोन लिया है तो वो रीपेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा सुझाव रहेगा कि इनको एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी तो इमीडिएटली ले लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट की वजह से डेथ होने की है। तो और ये बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है। राइट बलवंत साहब, आपका शुक्रिया शो में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कार्यक्रम देखने के लिए दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार।